हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कॉस्मॉस कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, मैं मनीष मंगल आपका कॉस्मॉस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। टॉपिक देखिएगा, टॉपिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, डिटर्मिनर्स। इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका नाम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पहले इन सारी चीज़ों की डिस्कशन हम करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे टॉपिक पर। तो डिटर्मिनर को हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ निर्धारक शब्द। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन? दृढ़ निर्धारक तत्व। इसको कई लोग डिटरमाइनर बोलते हैं, इसको माइनर नहीं बोलना है, इसको डिटरमिनर बोलना है। ये डिटर है, डिटरमिनर। ठीक है ना। माइनर की स्पेलिंग होती है MINOR। माइनर की स्पेलिंग क्या होती है? MINOR। ये माइनर नहीं है, ये मिनर है। ठीक है ना। अब देखो, पहले बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन पैटर्न की। तो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चन पैटर्न्स, और उन क्वेश्चन पैटर्न्स की डिस्कशन के बाद हम चलेंगे हमारे टॉपिक पर। देखो, क्वेश्चन पैटर्न में सबसे पहला पैटर्न है गैप फिलिंग, कि इससे हम गैप फिलिंग भरते हैं, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल है, देखना कि डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, DANGEROUS, डेंजरस थिंग, ये आया। अब इस एग्जाम्पल को आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला सम दिया, दूसरा अ लिटिल दिया, तीसरा आपको मच दिया, और चौथा ऑप्शन आपको और कोई सा दे दिया, चलो एनी दे देते हैं। अब आपको इसमें क्या है कि कोई एक चूज करके और भरना है। तो ये बना बनाया सेंटेंस है कि भाई अधजल घगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। तो यहाँ पर आपको अ लिटिल लगाना है, ये फिक्स है। तो ये अ लिटिल ही क्यों आया और कोई क्यों नहीं आया? तो ये डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है इसका, भाई ये तो हो गया एरर इंप्रूवमेंट वाला भी आता है। एरर इंप्रूवमेंट वाला देखो कैसे, एरर वाला देख लो पहले, एरर वाला कैसे आता है। जैसे मैंने कहा डू यू हैव सम इश्यूज हेयर, क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई इश्यूज हैं? और एरर पूछ रहा है, ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है। तो दोस्तों इसमें एरर क्या है? इसमें सम नहीं आएगा, इसमें एनी आएगा। क्यों आएगा सम की जगह एनी? क्योंकि ये वाक्य, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा पैटर्न जो है आपको इम्प्रूवमेंट वाला, वो पूछ सकता है। इम्प्रूवमेंट वाला कैसे पूछेगा? जैसे देखो कि आई हैव डैश, या इम्प्रूवमेंट वाला है तो मैं इसको लिख ही देता हूँ, मैनी वर्क्स टू डू, मैनी वर्क्स टू डू टुडे, मेरे पास आज करने के लिए बहुत सारे काम है। तो मैनी वर्क्स को अंडरलाइन कर दिया और कहा कि मैनी वर्क्स की जगह पर क्या आएगा बताओ? पहला ऑप्शन दिया मैनी वर्क, दूसरा ऑप्शन दिया मैनी ए वर्क, मैनी ए वर्क, तीसरा ऑप्शन दिया मच वर्क, और चौथा ऑप्शन दिया मच वर्क्स। क्या आने वाला है? तो आपको पता है कि इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा मच वर्क। तो इन तीन तरह के पैटर्न के सवाल इसमें आते हैं। बस डिटर्मिनर से आने वाले क्वेश्चंस ये तीनों ही पैटर्न्स के होते हैं, और मैं आपके सामने तीनों पैटर्न डिस्कस कर चुका हूं। पैटर्न गैप फिलिंग, दूसरा पैटर्न एरर डिटेक्शन, और तीसरा जो पैटर्न है दोस्तों हमारा वो है क्या? इंप्रूवमेंट। ओके, अब आते हैं हम डिटर्मिनर की डेफिनेशन पर। तो हम डिटर्मिनर की डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन की लिखता हूं, पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि क्या होते हैं डिटर्मिनर्स। पहले समझो इसको। हिंदी में हमने लिखा इसको कि इसको बोलते हैं, हिंदी में हमने लिखा दृढ़ निर्धारक शब्द। दृढ़ निर्धारक शब्द हिंदी में हमने लिखा इसको। क्या होता है ये? सुनो, पता है आपको, इनका यूज हमेशा किसी ना किसी नाउन से पहले होता है, यानी कि नाउन होना इनके लिए जरूरी है। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ये क्यों आते हैं, क्या करते हैं?
ये नाउन से पहले आकर के नाउन की संख्या या मात्रा को दिखाते हैं, संख्या या मात्रा। बोले तो इनका स्पेसिफिक नंबर होगा NUMBER और इनकी क्वांटिटी होगी। अच्छा एक बार बताओ, अगर मेरे सामने दो व्यक्ति खड़े थे या कुछ व्यक्ति खड़े थे और उनकी संख्या 2 थी, तो क्या मैंने उन व्यक्तियों को गिन लिया? बिल्कुल गिन लिया। कितने थे वो? 2, 5, 6, 8 हो सकते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास 5 किताबें हैं, तो किताबों की संख्या फिक्स हो गई, कितनी? 5। तो देखो हमने बोला ये 5 बुक्स, तो बताओ बुक्स कितनी है? 5। मैंने बोला 10 बॉयज, तो बताओ बॉयज कितने हैं? 10। मैंने बोला 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, माने कि शक्कर 5 किलो शक्कर बोला मैंने, राइट? तो बताओ शक्कर की कितने क्वांटिटी होगी? 5 किलोग्राम। ये तो हो गई सब निश्चित क्वांटिटी, निश्चित नंबर। अब बात करता हूं मैं अनिश्चित नंबर की और अनिश्चित क्वांटिटी की। क्या होता है, जैसे एक ग्रुप है और इस ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं। अब इनको तो आप गिन सकते हो, ये मैंने जो बनाए हैं, लेकिन अगर मैं इस तरीके से बना दूं, अब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितने लोग खड़े हैं। जब आपको संख्या निश्चित नहीं होती, जब संख्या अनिश्चित होती है, जब किसी चीज की मात्रा अनिश्चित होती है, जैसे मैंने कहा कि भाई आप शक्कर ले लो कि कितनी लेनी है, कि एक बार यूं हैंडफुल दे दो, मुट्ठी भर के दे दो, तो मुट्ठी भर में कितनी आएगी? हाँ, या इस तरह से दे दो मुझे, या फिर इतना सारा दे दो, उतना सारा दे दो, इतना कम दो, उतना कम दो। तो आपको किसी संख्या का पता ही नहीं होता, किसी मात्रा का पता नहीं होता। तो याद रखना कि अनसर्टेन अनिश्चित संख्या या मात्रा को दिखाने के लिए, अनिश्चित संख्या या मात्रा को दर्शाने के लिए हम किन का प्रयोग करते हैं? डिटरमिनर्स का। मतलब अगर मैंने बोल दिया 2 गर्ल्स, तो इसका मतलब होगी लड़कियां कितनी हैं? 2। लेकिन मैं लड़कियों को गिन नहीं पाया, मैंने बोल दिया कुछ लड़कियां, तो मैं बोलूंगा सम गर्ल्स। तो इसका मतलब मैंने जब गर्ल्स से पहले सम लगा दिया, तो क्या मैं लड़कियों की संख्या गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता। कुछ लड़कियां, मतलब मुझे नहीं पता था कितनी लड़कियां हैं, तभी तो मैंने सम गर्ल्स बोला। अच्छा, जैसे मैंने बोला मैनी बुक्स, कई किताबें, तो मैंने मैनी बुक्स क्यों बोला? क्योंकि मैं किताबों की संख्या को गिन नहीं पाया, राइट ना? किताबों की संख्या को गिन नहीं पाया, इसलिए मैंने मैनी बोल दिया। और इसी तरह से हम डिटरमिनर को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या हुई डिटरमिनर की डेफिनेशन? एक बार बताइए डिटरमिनर की डेफिनेशन क्या हुई? फटाफट से आप लोग निकाल सकते हैं। आप डिटरमिनर की डेफिनेशन बताओ क्या हुई? कि वे वर्ड्स, क्या हुई बताना, जल्दी बताओ सभी लोग, कि वे वर्ड्स जो कि किसी नाउन से पहले आकर, किसी नाउन से पहले आकर उस नाउन की नंबर, NUMB या नंबर बोले तो संख्या, व मात्रा यानी कि क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? डिटरमिनर्स कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब मेरे को जो अगली लाइन जो इंपॉर्टेंट बनाती है वो क्या है? वो ये है, दरअसल यह नंबर व क्वांटिटी इनडेफिनिट या अनसर्टेन होती है। नंबर व क्वांटिटी अनसर्टेन, अनिश्चित होती है। अगर इंग्लिश में मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो इंग्लिश में कैसे समझाऊंगा? कि द वर्ड्स, देखना इंग्लिश में मैं समझा रहा हूं इसको, द वर्ड्स which show the uncertain number or quantity of a noun are called determiners. बोलो क्लियर हुई कि नहीं? डेफिनेशन क्लियर हुई कि नहीं हुई?
बताओ क्या है? हिंदी की डेफिनेशन आपके सामने प्रस्तुत है और इंग्लिश की डेफिनेशन भी आपके सामने प्रस्तुत है। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले तो मैं ये एक नंबर लिख देता हूँ कि कितने होते हैं अपने डिटरमिनर्स। वो डिटरमिनर्स देख लीजिए कि कितने डिटरमिनर्स अपने पास इंग्लिश में हैं। सारे की सारे डिटरमिनर्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि अपन को कौन कौन से डिटरमिनर्स पढ़ने हैं। देखते जाइए अपन को क्या क्या पढ़ना है। अपन को पेयर पढ़ने हैं, जो देख लो। आपको पढ़ना है ईच और एवरी। क्या पढ़ना है दोस्तों? आपको ईच व एवरी पढ़ना है। आपको पढ़ना है ईदर व नीदर या ईदर नीदर। ये हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है ऑल बोथ और नो, पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेवरल और वेरियस। सेवरल और वेरियस जब आप ये पढ़ लेंगे तो हमको पढ़ना है सेवरल और वेरियस के बाद अदर अनादर। अदर और अनादर का यूज पढ़ना है हमको। जब हम ये पढ़ लेंगे तो हमें पढ़ना है मच और मैनी। मच मैनी। फिर हमको पढ़ना है मोर व मोस्ट। आपने सारे सुने होंगे। फिर इनके जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हमें पढ़ना है सम एनी। अपन को पढ़ना है फ्यू व लिटिल। अपन को पढ़ना है अ फ्यू अ लिटिल। अपन को पढ़ना है द फ्यू द लिटिल। इस तरीके से अपन को डिटरमिनर्स पढ़ने हैं दोस्तों। ये हमारे डिटरमिनर्स की नंबर्स हैं, यानी ये संख्याएं हैं जो हमको पढ़ने हैं। इतने सारे डिटरमिनर्स पढ़ने के बाद हम जाकर के क्लियर कर पाएंगे। एक दो तीन और लिख लीजिए। हमको देखो दिस दैट भी पढ़ने हैं, वैसे एडजेक्टिव में आते हैं लेकिन हम पढ़ लेते हैं। और इसके बाद हमें दीज दोज भी पढ़ना है। और एक हम पढ़ेंगे सच और द सेम। सच भी पढ़ना है और द सेम। और हम इनको सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे, बिल्कुल क्रमानुसार। बिल्कुल जैसे सबसे पहले ईच एवरी पढ़ेंगे। ईच एवरी जैसे ही कंप्लीट होगा इधर नीदर पढ़ेंगे, ऑल बोथ नो। फिर इसके बाद में सेवरल वेरियस अदर एंड अदर और मच मैनी मोर मोस्ट सम एनी फ्यू लिटिल अ फ्यू अ लिटिल द फ्यू द लिटिल दिस दैट दीज दोज और द सेम और सच का प्रयोग हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अब चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। और बड़े पहले टॉपिक को बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे। थोड़ा सा मैं बोर्ड का शायद हो सकता है लाइट आप लोगों के लिए कम हो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा इजी रहेगा समझ पाना हर चीज़ को। तो देखो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं आज जो पढ़ना चाह रहे हैं हम ईच और एवरी। ईच और एवरी पढ़ रहे हैं। ईच और एवरी क्या करते हैं, कैसे आते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझते हैं दोस्तों। डेफिनेशन आपने देखी, कहाँ डिटरमिनर यूज होता है वो देखा आप लोगों ने। अब देखिए सुनिए क्या होता है, अच्छे से समझना। ईच और एवरी के पहले तो मीनिंग्स जानते हैं कि क्या क्या मीनिंग होते हैं। ईच और एवरी का मीनिंग एक तो होता है प्रत्येक, एक तो होता है हर एक होता है हर कोई। एक तो होता है प्रत्येक, एक होता है हर एक और एक होता है हर कोई। प्रत्येक, हर एक और हर कोई, ये किसके मीनिंग होते हैं? ये होते हैं दोस्तों किसके? ईच और एवरी के मीनिंग होते हैं। क्या क्या? प्रत्येक, हर एक और हर कोई। क्लियर? अब बात करते हैं साहब कि आते कहाँ कहाँ हैं। जैसे ये लिख दिया मैंने बेटा नाउन। क्या लिखा मैंने? ये नाउन। और नाउन से पहले ईच और एवरी आ सकते हैं, राइट? ये तो क्लियर है ही कि ईच और एवरी का यूज कहाँ होगा? नाउन से पहले। लेकिन एक नियम है, कंडीशन है कि ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा? सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। ये नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, तब जाकर के अपन क्या लगाएंगे? ईच और एवरी लगाएंगे। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि समझो मेरी बात, अच्छे से समझना। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाता हूं। जैसे ईच बुक सही है, एवरी बुक सही है, क्योंकि नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने एवरी मनी गलत है। एवरी मनी क्यों गलत है? क्योंकि मनी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्रॉस। मैंने कहा ईच टाइम, ईच टाइम, लेकिन ये सही हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि टाइम का अर्थ दो होते हैं, एक तो होता है समय और एक होती है बार।
अब यहां पर जब भी मैं बोल रहा हूं ईच टाइम, तो इसका मतलब प्रत्येक समय नहीं हुआ, प्रत्येक बार हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ? प्रत्येक बार, इसलिए यहां पर सही होगा। लेकिन अगर मैं इसको यूं लिख देता एवरी वाटर, सही है क्या? गलत है। एवरी वाटर गलत रहेगा, कभी भी सही नहीं होगा, क्योंकि पानी को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं और अनकाउंटेबल नाउन से पहले एवरी नहीं आएगा। जैसे और देख लो आप, जैसे और मैं यहां उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ईच मैन, सर सही है, क्योंकि मैन सिंगुलर है, गिन सकते हैं अपन। मैंने कहा ईच पेन, कि सर सही है, गिन सकते हैं अपन। क्या मैंने बोला ईच सॉइल, प्रत्येक मिट्टी, सही है क्या? कि गलत है सर। तो एवरी सॉइल सही होगा क्या? कि एवरी सॉइल भी गलत है। क्यों? क्योंकि इनका यूज केवल गिनने योग्य संज्ञाओं से पहले होता है, और वो भी काउंटेबल। तो सर जैसे आप ये लिखते हो कि भाई ईच बुक सही है, एवरी बुक भी सही है, तो हमको कैसे पता लगेगा कि ईच बुक को सही माने या एवरी बुक को सही माने? तो सबसे पहली लाइन आपको जो आपकी नोटबुक में नोट करनी है वो क्या है? वो रूल जो है वो रूल नोट करना है। रूल क्या है? मैं सुनहरे शब्दों में लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए रूल। तो देखो रूल लिखेंगे कि ईच एंड एवरी आर यूज्ड only before a singular countable noun, singular countable noun, कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ये यूज होते हैं। ओनली बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये आपको रूल याद रखना है, और इसको देख करके आप फिर ये स्ट्रक्चर बनाना, स्ट्रक्चर बना करके इन एग्जांपल्स को आप लिख लेना। देखो रूल पहले, सबसे पहले रूल लिखना, फिर रूल लिख करके स्ट्रक्चर बनाना, फिर इन पर ये टिक, राइट टिक लगाना, रॉन्ग टिक लगाना, इस पर रॉन्ग टिक लगाना है, इस पर राइट टिक लगाना है, इस पर रॉन्ग टिक लगाना है। तो इस तरीके से आप टिक लगा करके अपना ये काम करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे मैं अगली चीज पर आता हूं। ईच और एवरी में आपने पहली लाइन पढ़ी कि भैया पहली लाइन क्या थी? मैं इसको ऊपर की तरफ लिख के नोट करके डाल देता हूं। पहली लाइन क्या थी? पहली लाइन ये थी कि ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। यही थी पहली लाइन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा दोस्तों, यही थी ना पहली लाइन? यही थी ना, सब लोगों को पता है ना? पहली लाइन यही थी कि भाई ईच और एवरी के साथ कौन सा नाउन आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। इज इट क्लियर इन योर माइंड नाउ? क्लियर है ना आप लोगों के माइंड में कि ईच और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है? अब आते हैं इनकी डिफरेंस की बात कि सर ईच में क्या अंतर है और एवरी में क्या अंतर है। पता है ये नाउन जो है ना, नाउन, हर नाउन एक समूह में होता है। कहीं ना कहीं नाउन का समूह होता है। जैसे मैन बोला मैंने, तो मैन बोला तो निश्चित तौर से ये लोगों का समूह ही होगा, ठीक है ना कोई नाउन समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे एक मैंने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, जैसे ये मैंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में बहुत सारे मैंने इसके ग्रुप के पार्ट बनाए, अलग अलग तरह के लोग थे। मैंने बहुत सारे लोग बनाए, मैं गिन नहीं पाया इन लोगों को, संख्या को, मैं इन लोगों की संख्या को गिन नहीं पाया, लेकिन जितने भी ये लोग थे बहुत सारे थे, मैं इनकी संख्या को काउंट नहीं कर पाया कितने थे। तो मैंने कहा कि जितने भी थे ना उनमें से सबकी एक ही विशेषता थी, प्रत्येक के पास एक ही चीज थी। मैंने कहा प्रत्येक जो है बड़ा खुश था। अब मैं इनकी संख्या को गिन नहीं पाया, लेकिन इस समूह की दो खासियत हो सकती है। या तो ये समूह सीमित हो सकता है, यानी कि सीमित लोगों का हो सकता है, लिमिटेड नंबर रख सकता है लोगों का, यानी कि लिमिटेड हो सकता है, और हो सकता है अनलिमिटेड सीमित भी हो सकता है और असीमित भी हो सकता है। हो सकता है इस ग्रुप में जितने भी चीजें हो, कंटेंट हो इसका, वो इजीली काउंटेबल हो, आसानी से गिनी जा सकने वाली, और हो सकता है आसानी से ना गिनी जा सकने वाली हो, नॉट इजीली काउंटेबल। तो दो तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है कि अगर मानो कोई ग्रुप है और उसमें से कोई चीज इजीली काउंटेबल है तो, और नॉट इजीली काउंटेबल है तो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, लीफ ऑफ दिस ट्री इज येलो, इज येलो। अब मैं किन की बात कर रहा हूं बताना? मैं बात कर रहा हूं लीफ की, पत्तियों की। बताओ किसी पेड़ पर जो पत्तियां होंगी वो आसानी से गिनी जा सकती होंगी या नहीं गिनी जा सकती होंगी? बिल्कुल नहीं गिनी जा सकती, आसानी से गिनी नहीं जा सकती। लेकिन मैंने बोला प्लेयर ऑफ दिस टीम इज एनर्जेटिक, एनर्जेटिक है। तो बताना आप टीम के प्लेयर को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? इजीली गिन सकते हैं। तो जब हम किसी ग्रुप के नाउन को आसानी से गिन सकते हैं, तो जब आसानी से गिन सकते हैं, इजीली काउंटेबल होगा, तो जहां आसानी से गिन सकते हैं वहां ईच लगाओ,
जहां संख्या लिमिटेड है वहां ईच लगाओ, जहां अनलिमिटेड है वहां एवरी लगाओ, और जहां आसानी से काउंट नहीं कर सकते वहां पर एवरी लगाओ। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ईच और एवरी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जब किसी समूह में से प्रत्येक नाउन को हम आसानी से गिन सकते हैं तो ईच लगा दो, और आसानी से नहीं गिन सकते तो एवरी लगा दो। नहीं तो बाकी की दुनिया तो ईच और एवरी दोनों में से किसी भी जगह लगा देती है, लगा सकते हो आप भी। तो अब देखो यहां पर बताओ, प्रत्येक पत्ती को नहीं गिन सकते तो क्या बोलोगे? एवरी लीफ। और बताओ इस खिलाड़ी के, इस टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को गिन सकते हो तो क्या आएगा? ईच प्लेयर। गिन सकते हो ना? तो अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप एग्जाम्पल देखेंगे अच्छे से। मैं दूसरे पेज पर निकल रहा हूं, इस दूसरे पेज पर देखेंगे, मैं इसके बाद आपका ईच एवरी क्लियर हो जाएगा। इसके और जो रूल्स हैं उनको हम ईच एवरी के को आज कंप्लीट करके फिर अगला टॉपिक हम, या अगला जो होगा इधर नीदर, उसको अगली वीडियो में लेंगे। देखो अब बात करते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मेंबर, MEMBER, मेंबर ऑफ दिस कंपनी। बताना इस कंपनी का जो प्रत्येक मेंबर होगा वो कैसा होगा? भाई मेंबर तो गिने चुने होते हैं, तो यहां पर क्या लगा दोगे? ईच, राइट। अगर मैं ये बोलता कि जैसे टेबल ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम की प्रत्येक टेबल, तो बताओ क्लासरूम की टेबल आसानी से गिनी जा सकती होंगी, तो फिर क्या लगा दोगे? ईच। लेकिन मैं वो बोलूं पर्सन ऑफ दिस सिटी, इस शहर का प्रत्येक व्यक्ति, तो बताओ व्यक्ति को आसानी से गिन सकते हो कि शहर के को नहीं गिन सकते? तो यहां पर क्या जाएगा? एवरी पर्सन ऑफ दिस सिटी। बस इतना सा अंतर है कि जब किसी ग्रुप के किसी कंटेंट को हम आसानी से गिन सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे? वहां एवरी लगाएंगे, और अगर नहीं गिन सकते हैं तो ईच लगाएंगे। जैसे मैंने कहा वर्ड ऑफ दिस बुक, बताओ क्या किसी किताब के शब्दों को तुम आसानी से गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, तो क्या आएगा? एवरी वर्ड ऑफ दिस बुक। गिन सकते हो ना? अच्छा बताओ इसके, बताना लाइन ऑफ दिस पेज या लाइन ऑन दिस पेज, बताना इस पेज की प्रत्येक लाइन या इस पेज पर प्रत्येक लाइन, तो बताओ आसानी से गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हो, तो क्या लगा दोगे? ईच। तो जहां आसानी से गिनी जा सकती है नंबर संख्या को, तो वहां क्या लगाएंगे आप? ईच। और अगर आसानी से नहीं गिनी जा सकती तो क्या लगाओगे? एवरी। इस तरीके से ईच और एवरी का प्रयोग कंप्लीट होता है। एक लाइन और मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों कि ईच एवरी में एक पॉइंट और होता है कि ईच एंड एवरी दोनों एक साथ यूज हो जाते हैं। ईच एंड एवरी आप दोनों एक साथ यूज कर सकते हो, ईच एंड एवरी। फिर आप लगा दो यहां पर क्या? कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये कभी भी एवरी एंड ईच नहीं आता। कभी कभी एग्जाम में ऐसे सवाल दे देते हैं। मैंने कहा कि आई नो, देखना, आई नो एवरी एंड ईच बॉय हेयर, तो बताना यहां पर आपका क्या करना है? तो ये कब यूज करते हैं सर एवरी एंड ईच? तब यूज करते हैं जब संख्या का पता ही नहीं लगे कि सीमित है कि असीमित है। तो एवरी एंड ईच को थोड़ा हाइपो, मतलब आप कहते हैं कि जैसे किसी एग्जैगरेट करने के लिए किसी चीज को अपन ईच एवरी एक साथ लगा देते हैं। तो एवरी एंड ईच नहीं आएगा, आएगा सही क्या? ईच एंड एवरी। मैंने एक एग्जाम्पल बोला, मैंने कहा कैन यू नोट, क्या तुम नोट कर सकते हो? कैन यू नोट, क्या तुम नोट कर सकते हो? ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ दिस डांसर, क्या इस डांसर की प्रत्येक हलचल को आप, प्रत्येक एक एक हलचल को क्या कर सकते हो? आप नोट कर सकते हो। तो देखो ईच और एवरी में से एक भी चीज यूज कर सकते हैं हम, ईच भी कर सकते हैं और एवरी भी कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज को एग्जैगरेट करने के लिए हमें ईच एंड एवरी करना होता है। एग्जाम में कई बार सवाल कैसे कैसे आए, लोग एग्जाम में देखो ईच और एवरी करके लिख देते हैं, तो ये भी गलत होता है। सही क्या है? केवल ईच एंड एवरी। उल्टा भी कर देते हैं एग्जाम में, एवरी एंड ईच, तो ये भी गलत है। सही क्या है? केवल ईच एंड एवरी। क्लियर हो गया? बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट और, इसको क्लियर करो, जबकि इसके बाद ईच एवरी आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर प्रोनाउन के रूप में हम पढ़ेंगे ईच एवरी को, पढ़ भी लिया है प्रोनाउन के रूप में आप लोगों ने। देखो कि ईच और एवरी का यूज आपने एक तरफ तो क्या देखा था, ईच और एवरी का यूज आपने एक तरफ तो क्या देखा था कि इनके तुरंत बाद नाउन आ रहा है। और ईच एवरी ऐसे भी आते हैं और ऐसे भी आते हैं। जैसे मैं बताता हूं कैसे आते हैं कि वी है सब्जेक्ट, दे है सब्जेक्ट, यू है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कोई भी प्लूरल हो। अब इनसे पहले कोई भी प्लूरल प्रोनाउन, दे हो गया, जैसे दे तो लिख ही दिया मैंने, तो इनसे पहले अपन ईच और एवरी तो लगा ही नहीं सकते। लगाएंगे तो इनको कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा?
इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे ईच ऑफ अस, बी को अस करना पड़ेगा, ईच ऑफ देम, मैंने प्रोनाउन में पढ़ा दी ये चीज़ आपको, ईच ऑफ देम करना पड़ेगा, ईच ऑफ यू करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर एवरी का यूज़ करता हूँ मैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस करना पड़ेगा। एवरी अकेला यूज़ नहीं होता प्रोनाउन के रूप में, एवरी वन ऑफ देम, एवरी वन ऑफ यू, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अपन इनको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखा कि ईच ऑफ यू आर वेरी इंडस्ट्रियस, मैंने कहा तुम में से प्रत्येक बहुत मेहनती है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इस एग्जाम्पल को एक तरीके से और लिख सकता हूं, मैं यू को सब्जेक्ट बना दे दूंगा, ये यू आर ईच, मैं ईच को यहां भी लिख सकता हूं वर्ब के बाद, यहां भी, तो यू आर ईच वेरी इंडस्ट्रियस, याद रखना। लेकिन एवरी का प्रयोग मैं यहां पर नहीं करूंगा, ये आपको याद रखनी है लाइन। एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे मैंने कहा कि दे आर एवरी रेडी टू फॉलो दिस गाइडलाइन, बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, आपको पता है कि यहां पर एवरी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, ईच आएगा, क्लियर है, एवरी का यूज नहीं होगा। तो दोस्तों इतने ही पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं, आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में, ईदर और नीदर के साथ। ईच एवरी का एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, उसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है। तो दोस्तों हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।